सब लोग खड़े रहेंगे, कोई बैठेगा नहीं। भाई हो गया खाना पीना, पढ़े। आज जरा कान में बताता हूँ तेरे, बैठ जा। चलो पढ़ रहे हैं भाई, आवाज आ रही है नहीं? ठीक है। हाँ भाई, टेस्ट पेपर मैंने डाल दिया ग्रुप में, है ना? है उसका फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, आज बनाना, कल बनाना। आपको कब दिखाना है मुझे? थर्सडे को दिखाना है ना? अब सुन लो ध्यान से सारे बच्चे, लगे हुए खाने में, पता नहीं क्यों। सुन लो भाई सारे, हाँ मेरी बात सुनो सारे। थर्सडे को आप लोगों को क्या करना है, सुनो। एक तो डोपा प्राइम, भाई बस कितना बड़ा मुंह खोल रहा है। हाँ सब लोग सुन लो भाई ध्यान से। कहाँ गया वो तू भाई? थर्सडे को सुनेंगे सबसे पहले। थर्सडे आपको डोपा प्राइम दिखाना है बना के, ठीक है? किसका? रेस्पिरेशन इन प्लांट का, ठीक है? फ्राइडे कर देते हैं, फ्राइडे मैक्सिमम आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है फोटोसिंथेसिस का। आपको है, टेलीग्राम में देख ले भाई। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है भाई, तैयार करके देना है टेस्ट, इसलिए समय दिया गया है। ठीक है, सही है। अगला टेस्ट रेस्पिरेशन का ही है, वो आपका आएगा तो परसों, पर आप उसको संडे या मंडे तक दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद से रेगुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे। क्लियर है? एक शेड्यूल में डाल देता हूं, उसमें उस तारीख को वो टेस्ट पेपर आ जाएगा। एक महीने के अंदर पूरी 11th की बॉटनी के सारे टेस्ट देने हैं जितने भी है? हाँ मैं दोबारा आपको अगर डाला है तो ठीक है, उसी शेड्यूल को फॉलो करके टेस्ट पेपर आएगा। कोशिश करो एक महीने में पूरी 11th के टेस्ट दे दो, ठीक है? अगर आप वो टेस्ट दे देते हो, आपके 50 में से 40-42 क्वेश्चन भी ठीक है तो सही है। ठीक है, पेपर का टाइम मत देखना, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ठीक बना हुआ है, तो हो सकता है आपको 45 मिनट लग जाए, किसी को 1 घंटा भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना है प्रॉपर। ठीक है, और तैयार करके करना है। तैयार करने का मतलब रिवाइज करके करना है। OMR पे करो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है? OMR पे करो, एक प्रिंट करा लो या जैसे ही आपको ठीक लगे। आप लोग खरीद भी लेते हैं वहां से, है ना? जो स्टेशनरी वगैरह की वहां पे 10 रुपए की एक मिलती है। हाँ, बंडल मिलता होगा ना कुछ, जो भी मिलता है उसमें 50 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन होते होंगे ना OMR में, तो 4 टेस्ट हो जाएंगे उसमें, है ना? 1 से 50 भर लेना उसका, तो फिर दिन भर रोते ही रहते तुम लोग। किसका? अरे भाई बनाऊंगा तो बनाने तो दे, कहां से लाऊं? और कहां से आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं? अच्छा, बना के रखा हुआ है उसको अचार डालने के लिए, दिया नहीं होता? कैसा आदमी तुम लोग यार। अगर बना रखा होता तो आज से पहले दिया नहीं। आज से पहले कौन से चैप्टर के दिए मैंने? सारे के तो दिए ही नहीं है, इस साल तो दे रहा हूँ ना सबके। तो उसके प्लांट ग्रोथ का आधे से ज्यादा बन गया है, उसको अरेंज करना है, बस अरेंज करना है। दूसरा, एक बार प्रूफ रीड में मैं चाह रहा था रेस्पिरेशन की, मैं वो वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा कल परसों तक, ठीक है? हाँ भाई, कल हमने ये ऐसा कुछ पढ़ा था, ETS वाला, है ना? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, है ना? हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करने वाले थे, ठीक है? चलिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक? हाँ भाई, ETS की लोकेशन कहाँ है? खड़ा हो जाओ तो पहले, ETS की लोकेशन कहाँ है? नहीं पढ़ रहा ना? घर जाके क्या करता है? कहाँ लोकेशन है? स्ट्रोमा में है? कहाँ है लोकेशन भाई? इनर
कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या हुआ है तुम लोगों को? बैठो, क्या हुआ भाई? नहीं पढ़ रहा घर पे? क्या पढ़ता है? चाचा चौधरी और साबू है? सिलेबस का बुक पढ़ना है ना भाई। चलो देखते हैं जरा। भाई पढ़ाई स्टार्ट करो ना, कब करोगे? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है। मैं कुछ चीजें आपको जरा दिखा दूं यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमने क्या डायग्राम बनाया हुआ है। ये जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, हमने ये वाला डायग्राम बना रखा है। तो ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई, और इसके बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आ रहा है सबको? ये डायग्राम बना रखा है। तो इस साइड हमारे पास क्या चीज है? मैट्रिक्स, सही है। इस साइड क्या है? मैट्रिक्स। इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में? हाँ भाई, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो भाई वहां से खड़ा हो, पहले तेरी जगह फिक्स करो, वहां से खड़ा हो। और उसके साथ नहीं बैठेगा, निकल वहां से। हाँ, इनके साथ नहीं बैठा कर, इधर आ, इधर कहीं बैठा कर। नाम क्या तेरा है? अयान, ठीक है, उधर बैठ और पढ़ाई पे ध्यान दे। ओए, लुक दे रहा है, पिटाई करूंगा तेरे को मैं। आगे आ जाए, यहाँ आ जा, क्या हो गया? लड़ाई है इससे? बैग हटाओ भाई। किसके बैग हैं? यहाँ आदमी को बैठने की जगह नहीं है, बैग रखा हुआ है। जो यू हाल है भाई, सीरियस रहो क्लास में आप लोग, सही है। सब लोग पढ़ाई करो। और मुझे फ्राइडे तू मिलेगा, फ्राइडे फ्राइडे तो जाएगा नमाज पढ़ने, गायब हो जाएगा। कब दिखाएगा मुझे उसका रेस्पिरेशन? थर्सडे दिखाएगा, ठीक है। और तू भाई, थर्सडे या फ्राइडे? मैं देख पूछूंगा, ध्यान रखियो, है ना। फिर घर का नंबर भी ले सकता है, जब तक घर का नंबर भी फोन भी कर सकते हैं। कौन ज्यादा पिटाई कर सकता है घर में? कोई है ऐसा? है बहन और कोई पिटाई करने वाले, जिनके थोड़े से मजबूत हाथों मारे दौड़ा दौड़ा के? बहन को तो समझा देगा कुछ, है? है? अच्छा, तो पिटाई होनी चाहिए तुम लोग यार। क्या कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो खराब बहुत फील हो रहा है। सीरियस रहो ना भाई, पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, चलो इसको देखते हैं, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। हम किसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? एटीएस क्या करता है? एक बार फिर से रिप्लाई करते हैं, सॉरी रिपीट करते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो, हमने यहाँ पर आपको ईटीएस के बारे में बोला था। हमने बोला था कि ईटीएस में क्या होता है बेटा, ईटीएस में एनएडीएच और एफएडीएच2, इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन समझ में आता है ना? इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है? ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर है, और हमारे पास क्या बनता है? पानी बनता है। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ग्रुप है, इनको ईटीएस कहते हैं, ठीक। अब मेरे पास टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कौन कौन से? एफएमएन और एफईएस, सही है। क्लियर है ये चीज बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कौन कौन से हैं? एफएमएन और एफईएस, ठीक। अब यहां पर बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 को कौन हाइड्रोजन देता है? एनएडीएच। और क्या बनता है? एनएडी प्लस बनता है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। हम लोग लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कुछ इसमें प्रोटीन होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। कॉम्प्लेक्स 1 का जो नाम है, वो नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यस। इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है इसमें? एफएमएन है और एफईएस है। एफएमएन और एफईएस, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्लियर है? और ये किससे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे? एनएडीएस से। किससे एक्सेप्ट करता है? एनएडीएस से। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग, हम यहां पर इसको लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको कॉम्प्लेक्स 2 लिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से। अगर ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनता है, यहाँ FAD बनता है। यस, क्या बनता है, FAD बनता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स 2 उस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये उस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है जो FADH2 बनाता है। क्या नाम था उसका, कौन सा एंजाइम है जो क्रैब साइकिल में FADH2 बनाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या नाम है बेटा, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स नहीं पड़ते हम लोग। ये क्या करता है बेटा, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन किससे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2। यस, FADH2। ठीक है, अब हमारे पास इसको कहते हैं UQ। UQ की फुल फॉर्म है यूबीक्यूनॉन। क्या नाम है, यूबीक्यूनॉन, जैसे प्लास्टोक्यूनॉन होता था। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यूबीक्यूनॉन लेता है दोनों से इलेक्ट्रॉन। किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 से और 2 से। तो NADH के इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, NADH, FMN, FES, यूबीक्यूनॉन। FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2, फिर यूबीक्यूनॉन। समझ में आ रहा है, सही है। तो ETS पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसको इलेक्ट्रॉन देता है FADH2, कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, NADH। ठीक है, अब देखो जरा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देता है यूबीक्यूनॉन। ठीक है, क्लियर है। अब समझो, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं UQ और UQH2 में आप डिफरेंस बना पा रहे हो, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यूबीक्यूनॉन और इसको लिखा है यूबीक्यूनॉल, ऑल अल्कोहल। तो कीटोन की रिड्यूस फॉर्म अल्कोहल होगी। ठीक है, तो इसको ऑल लिखा हुआ है, तो अभी हम इस पे बात नहीं करते। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है हमारे पास, किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है साइटोक्रोम बी और लास्ट में है साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B6F उसमें था, PS2 और PS1 के बीच में। सही है, PS2 PS1 के बीच में। इधर देख बेटा ध्यान से, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, उसके अलावा आ जाएगा FES, फिर आ जाएगा यूबीक्यूनॉन। यस, FES यूबीक्यूनॉन, क्लियर है। अब वहां से हम जा रहे हैं यहां पर ऐसे, और यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम C। क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम C। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN, FES। कॉम्प्लेक्स 2 का इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं पढ़ना। दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, यूबीक्यूनॉन को। यूबीक्यूनॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम बी पहले है, लास्ट में साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का क्या मतलब है, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है, सबको पता है। तो अगर कोई चीज यहां प्रेजेंट है, अगर वो मेम्ब्रेन से ऐसे मूव कर जाए जैसे यूबीक्यूनॉन मूव करता था, क्लियर है, वो काम साइटोक्रोम सी कर पाता है। तो साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो देता है साइटोक्रोम ए को, और साइटोक्रोम A3 को फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। साइटोक्रोम A3 जो है ना बेटा, उसमें 2 कॉपर होते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, जितने भी साइटोक्रोम है उसमें आयरन होता है, आयरन +2 +3 की फॉर्म में। +2 +3 पता है आपको, किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे आगे जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, ये जो साइटोक्रोम A3 है, ये जो साइटोक्रोम A3 है, इसमें 2 कॉपर होते हैं। मतलब आयरन के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज करी है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 जो है
उसका नाम क्या है, सुनो, उसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है इसका नाम? ठीक है, क्योंकि पहला है साइटोक्रोम बी, लास्ट में C1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उनके नाम लिख देते हैं। एक है साइटोक्रोम बी, क्या है आगे? FeS, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C1। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब मेरी बात सुन लो, कॉम्प्लेक्स 3 किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? साइटोक्रोम सी को दे रहा है। उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने से साइटोक्रोम सी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अरे इस बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं, समझ में आ रहा है? तो कौन रिड्यूस हो जाएगा? साइटोक्रोम सी। तो इसका एक और नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? किसको रिड्यूस कर दिया? साइटोक्रोम सी को रिड्यूस कर दिया। और इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया है? गिव इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी, है ना भाई? साइटोक्रोम सी को ही तो दिया है। अब हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4। भाई साइटोक्रोम सी को देगा ना कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। इसका एक और नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके रेफरेंस में इसका नाम रखा गया है। इसका नाम भी, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम भी इसके रेफरेंस से रखा गया। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? साइटोक्रोम सी को। तो उसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। किसी को समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो, समझ में आ रहा है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कौन कौन से बताओ जल्दी से? साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। यस, साइटोक्रोम A3 में कितने कॉपर के मॉलिक्यूल है? 2 कॉपर सेंटर, उसको हम लिखते हैं 2 कॉपर सेंटर है। यहां तक कोई डाउट है आपको? बोलो। ठीक है, अब साइटोक्रोम A3 से, यहां से इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम A3 से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्लियर है? क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख लो, या उसको लिख सकते हो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन का मतलब क्या जुड़ गया उसमें? इलेक्ट्रॉन में क्या जुड़ गया है? प्रोटॉन जुड़ गया है, इज ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 इस एनर्जी से यहां प्रोटॉन ले जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 इस एनर्जी से प्रोटॉन ले जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 इस एनर्जी से प्रोटॉन ले जाता है। कितने कितने प्रोटॉन जाते हैं? एनसीईआरटी ने डायग्राम में कुछ बदलाव किया है। वो कह रहा है कि 4 प्रोटॉन इससे जाते हैं, 4 प्रोटॉन इससे जाते हैं और 2 प्रोटॉन इससे जाते हैं। एनसीईआरटी ने ये बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये वाला यूज हो रहा है FADH2, तो 4 ये काउंट होंगे, 2 ये काउंट होंगे। जब FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को दिया तो उसकी वजह से कितने प्रोटॉन गए? 4 और 2 6 गए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व है तो 10 गए। ठीक है, 4 प्रोटॉन, ध्यान सुने, 4 प्रोटॉन का 1 ATP है। 4 प्रोटॉन का कितना है? 1 ATP। 10 प्रोटॉन का 2.5 हो गया। सही है? क्लियर? तो जब NADH इन्वॉल्व होगा तो 4 ये 4 ये 2 कितने हो गए? 10। तो 2.5 हो गया, जिसको हम 3 लिख देते हैं। अगर FADH2 इन्वॉल्व है तो 4 और 2 6। सही है, तो कितना बना? 1.5। और उसको कितना ले लेते हैं हम? 2 ATP ले लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? फिर रिपीट करूंगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के याद करो, फिर किसका याद करोगे? इसका। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन है? और फिर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को कैरियर कौन है बेटा? साइटोक्रोम सी। क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या होता है एग्जैक्टली? कोई मेम्ब्रेन है, इस तरफ कॉम्प्लेक्स 3 होगा,
इस तरफ कॉम्प्लेक्स 4 होगा। तो इसके बीच में मूव करने के लिए साइटोक्रोम सी है, 3 और 4 के बीच में। 4 इस साइड चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स यहां पर है, पानी इधर बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पानी बनाना है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, पानी को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। अगर सेल के अंदर ज्यादा होगा तो सेल उसे बाहर फेंक देगा। बाहर कहाँ चला जाएगा वो? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। वहां से कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ चला जाएगा? किडनी। किडनी उसको एक्सक्रीट कर देगी अगर एक्सेस होगा, नहीं तो बॉडी में यूज होगा वो। जो पानी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। आपने एक एनिमल सुना था कभी? कैंगरू रैट। वो पानी नहीं पीता, लेकिन पानी नहीं पीता, खाना तो खाता है ना। तो कुछ पानी तो खाने में होता है। दूसरा, ग्लूकोज अगर वो उसकी बॉडी में है तो उसको ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल को ये बनेगा, एनएडीएच बनेगा। तो एनएडीएच से पानी बन तो रहा है। एनएडीएच एफएडीएच2 पानी बना रहे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? तो जो पानी बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? नोट करो इसे। हाँ, H+ क्या कर रहा है? H+ पानी टूटने से बनेगा। पानी कहां टूटा है? एनएडीएच नहीं टूटा है, उसका भी तो H+ है। उस एनएडीएच का ही तो H+ यूज कर रहे हैं हम। कहां से आएगा? पानी बना रहे हैं, टूट तोड़ थोड़ी रहे पानी। पानी बना रहे हैं ना। और पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? भाई तुम तीनों की भी पिटाई कर सकता हूँ मैं पीछे, है ना। तेरे बगल वाला जो है, हाँ, वो आराम से, वो पीछे। हाँ वही। नहीं नहीं, तेरी बात करो तो पीछे देख रहा है। हाँ, तुम जो भोली सी शक्ल बना रहे हो ना। हाँ। करेंगे करेंगे बेटा, समय आने पे। भाई तू इधर ध्यान रख, तेरा देश बदल दिया हमने। हाँ, तू परदेसी हो गया, उधर मत देख। हाँ, तेरा यहीं पटना घर है? कहाँ घर है? हाँ? पेरेंट्स यहीं रहते हैं? हाँ, तभी तो खुश चल रहा है आजकल, है ना। खाना पेट भर मिल रहा है ना, घर जाना। ये हॉस्टल में रहे उनसे पूछो। हाँ, यूबिक्विनोन होता ये भी है, पर एनसीईआरटी ने सिर्फ साइटोक्रोम सी को लिखा है। ठीक है, और पूछो। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन लेके मेम्ब्रेन में खुद मूव करेगा। मोबाइल का मतलब मूव करना, इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन लेके मूव करेगा। बाकी सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, नोट करो जल्दी। बेटा FMN FAD ये लोग जो है राइबोफ्लेविन नाम के विटामिन से बनते हैं। राइबोफ्लेविन सुना है? विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। तो FMN FAD उसी से बनता है। ठीक है, जैसे FAD में D जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। हाँ भाई, मैंने सिर्फ बोला था यूबिक्विनोन लेता है H+ और इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ जाके छोड़ देता है। करता होगा, पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो डायग्राम दिया है उसमें उसने कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन दिखाए हैं, उसने कॉम्प्लेक्स 3 से 4 दिखाए हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 से 2 दिखाए हैं। तो हमें उसी डायग्राम को बताना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, आई जल्दी लिख। हाँ, तू उधर हो जा भाई थोड़ा सा, ये बीच में उधर हो। ये कैसे गरीब से बैठे हैं यहाँ पे एकदम, है ना, जगह ही नहीं है इनके पास। हाँ बेटा, ठीक है, यहाँ भी डाउन हिल है। यस, इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई एनर्जी से लो मूव करेगा जब तक उसको कोई एनर्जी बाहर से नहीं मिले। और पूछो जल्दी। जल्दी करो बेटा। पढ़ रही हो कि एक बार और मतलब क्या है,
ये मेम्ब्रेन है ना, एक कॉम्प्लेक्स 3 इस साइड है मेम्ब्रेन के और दूसरा इस साइड है, तो मूव करना पड़ रहा है भाई किसी चीज, हाँ एक्रॉस मूव कर रहा है। एनसीईआरटी लिखती भी है, पढ़ एक बार, कि साइटोक्रोम सी जो है मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है। यस, या तो मेम्ब्रेन में मूव करा ले या क्रॉस करा ले, दोनों में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए। लिख लिया भाई? है एटीपी बनेगी जब ये इससे बनेगी F0 F1 से। ये कॉम्प्लेक्स 5 है भाई, इसको कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? हाँ कॉम्प्लेक्स 5 है F0 F1। F0 भाई प्लीज ध्यान रखो इधर, इसका एक और नाम क्या है? एटीपी सिंथेस। क्या नाम है? एटीपी सिंथेस। नोट करो जल्दी से। हो गया? लिख लिया? लिख लिया बेटा? जल्दी करो, जिन्होंने लिखा एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। किसने किसने लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? पढ़ो उसे जल्दी, कोई लाइनें पूछो जल्दी। हाँ बेटा। क्या लिखा है? हाँ कॉम्प्लेक्स 1 के आगे, ठीक है। नहीं लगा किसको कहीं भी दे, मेरी बात समझ, तुम लोग को क्या समझना है, जैसे मान ले डायग्राम है, यहाँ तू 1 लगा दे, यहाँ 4 लगा दे, उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे जाता है, जैसे जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऐसे ही करते हैं, सुना है ऐसा कुछ पढ़ा है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स का फिजिकली एक दूसरे के अगल बगल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फिक्स होता है कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि नेचर एकदम सही से फिक्स कर पाए? नेचर को कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नियम क्या है कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, वो किस पे निर्भर करता है? उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे, या जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो सीरीज होती है। क्लियर है? तो ये फिक्स रहता है कि इससे इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, भले ही कॉम्प्लेक्स 1 के बगल में 3 की जगह 4 लगा दो, जाएगा उधर से ही। क्लियर है? उनका फिजिकली साथ होना जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, ये तो डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऊपर नीचे इधर उधर होते हैं, ठीक है। और पूछो। कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5 ये है बेटा, ये वाला। इसी इसको बोलते हैं F0, सॉरी F1, इसको बोलते हैं F0। इसका एक और नाम क्या था? एटीपी सिंथेस। क्या नाम था इसका? एटीपी सिंथेस। F0 क्या था? याद करो, चैनल। याद आ रहा है किसी को? और F1 क्या था? हेड। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो जिसने लिख लिया जल्दी। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का मतलब NADH FADH2, है ना, जो किससे बने हैं? रिडक्शन से बने हैं। आगे जाकर यहाँ क्या हो रहे हैं? वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। सही है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहाँ करी? उसमें नहीं तेरा, पढ़ ले उसके साथ। जल्दी करो बेटा, लिख लिया? हाँ बेटा, होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, अब डायग्राम बदल दिया है। अब डायग्राम में देख, कॉम्प्लेक्स 1 में दिखा रखा है, डायग्राम देखो एक बार।
कहाँ कहाँ प्रोटॉन दिखा रखे हैं? कॉम्प्लेक्स 1 में, 3 में और 4 में दिखा रखे हैं। किसी को दिखे? टोटल 10 भाई। 2 दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, 4 दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स 3 में और 4 दे रखे हैं 1 में। कॉम्प्लेक्स 3 को कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 और 2। हाँ, वो ठीक करना है ना, डायग्राम में गलत है। डायग्राम में गलत है, लिखा हुआ ठीक है। डायग्राम में 2 प्रोटॉन लिखे हैं, 4 चाहिए हमें। यही तो कह रहा हूं, करेक्शन आई है। यहाँ 2 लिखा है ना, यहाँ 4, यहाँ तेरे में करेक्शन नहीं है। 4 कर ले यहाँ पे। हाँ 4 होगा। एनसीईआरटी पढ़ लो भाई। जल्दी एनसीईआरटी पढ़ो। कहाँ एनसीईआरटी? गलत बात है यार। ठीक है, एनसीईआरटी कैरी करने में दिक्कत है तुम लोग को। आधों तो बैग में से डीओ निकलेगा, कंगा डीओ। पता नहीं कौन तुमको कहता है स्मार्ट लग रहे हो। हाँ हाँ, मैं पता, तुम लोग मक्कार भी तो बहुत। पढ़ाई भी ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3। साइटोक्रोम ए3 से इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं? ऑक्सीजन पे। फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, ये इसके और इसके बीच में साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। वो क्या होता है कि जैसे हमारे पास मेम्ब्रेन होती है ना, तो मेम्ब्रेन के एक साइड कॉम्प्लेक्स 3 लगा हुआ है, दूसरी साइड कॉम्प्लेक्स 4 है, उसके बीच में मूव करता है। नहीं समझ में आया? मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, ठीक है। तो एक साइड में तू कॉम्प्लेक्स 3 लगा ले, दूसरी साइड में कॉम्प्लेक्स 4। तो चीज मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए जो खुद मूव करे। और मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर। उसमें चीजें मूव कर सकती हैं। याद करो, प्रोटीन की चीज या कोई चीज फ्लूडिटी बोलते थे जिसे, याद है? लेटरल मूवमेंट जो हम पढ़ते थे। ठीक है। तो जो साइटोक्रोम सी वो खुद मूव कर सकता है, बाकी के कॉम्प्लेक्स मूव नहीं करते। ठीक है भाई, हम उस पर नहीं जा रहे, केमिकल नहीं बोलते हम, सिर्फ ये समझ रहे हैं कि साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन में मूव कर सकते। ठीक है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, यूबी क्यूनॉन का मतलब है अभी इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो UqH2 बन जाता है। तो ओन जो है उसकी जगह ऑल कर देते हैं। ठीक है। अब मैं तेरे से अगर सवाल पूछूं कि कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, रे सुन लो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यूबी क्यूनॉन या यूबी क्यूनॉल? ऑल देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 से लेगा, वो कौन लेगा? यूबी क्यूनॉन। समझ में आई? ओन इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ ठीक है। एनसीईआरटी बोल बोल। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और पानी के लिए परमिएबल होनी चाहिए। पानी लगातार बाहर आना चाहिए कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया से, और ऑक्सीजन लगातार अंदर जानी चाहिए। तो पानी बनता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बनकर वो कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही है? और पानी बनने के लिए जो H+ चाहिए वो किसके H+ है? NADH और FADH2 के हैं। हाँ बेटा, पढ़ पढ़, पूछ। 4 प्रोटॉन है, ये सब छोड़ दे। क्या है, कितने हैं? साइटोक्रोम सी, बी कहां गया? इसमें यूबिक्विनोन नहीं लिखा हुआ, पुरानी वाली एनसीईआरटी में यूबिक्विनोन भी था। ठीक है, बीच में लिख ले यूबिक्विनोन, कोई दिक्कत नहीं। तो कह तो रहा हूं 3 ATP 2.5 को अप्रोक्स 3 लिख ले, एनसीईआरटी ने 3 लिखे हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन से कहां एटीपी बना रहे थे हम? भाई प्रोटॉन इकट्ठे किए थे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। मैंने नंबर कब पढ़ाया था कि इतने प्रोटॉन जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा? ये नंबर नहीं पढ़ाया मैंने कोई भी। कहां पढ़ाया? कोई नंबर पढ़ाया मैंने?
नहीं, नंबर नहीं पढ़ा है कोई भी, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एनसीईआरटी ने क्या करेक्शन कर दिया, राइटअप में जहां लिखा हुआ है ना, वहां 4 प्रोटॉन का एक एटीपी बनाया है, सही है। 4 प्रोटॉन का क्या बनाया है, एक एटीपी। तो टोटल हमने यहाँ कितने प्रोटॉन दिखाए, 10, तो कितने बनेंगे, 2.5। किसने कहा, एक वाटर मॉलिक्यूल से तेरे पास प्रोटॉन बन रहा है, टूटने की बात कर रहा है। कहां टूट रहा था, पीएच2 में। पीएच2 में पानी टूटा तो कितने प्रोटॉन बने, 2 प्रोटॉन बने एक पानी टूटने से। हमें उससे तो मतलब ही नहीं है उस प्रोटॉन से, हमें तो ये है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है। उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो हमारे पास हुई है, उससे प्रोटॉन इकट्ठे हुए हैं, कहां पर, ल्यूमन में। बस उसको जब वापसी कहां लेके जाएंगे, स्ट्रोमा में, तो एटीपी बना रहे हैं। नंबर की तो बात ही नहीं की कितने प्रोटॉन थे, ठीक है। यहां बात हो रही है नंबर की, यहां क्या बात हो रही है, 4 प्रोटॉन का क्या बनेगा, एक एटीपी। 4 प्रोटॉन का क्या बनेगा, एक एटीपी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले क्या था बेटा, एनसीईआरटी में पहले कुछ चेंजेस थे, 2 प्रोटॉन का एक एटीपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने डायग्राम में नहीं बदला है, लेकिन लिखे हुए में 4 प्रोटॉन कर दिया है। आप चेक कर लो, जिनके पास नहीं है लिखे हुए में, लिखे हुए में कहां पे, मैं बता देता हूं आपको, एक बार दिखा देता हूं। ये लिख लिया पहले सबसे, चलो भाई ये वाला जरा देखें एक बार, ये वाली टेबल पूरी कराएं पहले एक बार, फिर आगे बात करेंगे। हाँ भाई, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, 1 का नाम बताओ, NADH डिहाइड्रोजनेस, यस, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है, FMN और FPS। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हाँ भाई, किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NADH। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यूबिक्विनोन को। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, सेकंड, सेकंड क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और बताओ क्या है इसमें, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर तो लिखे नहीं हमने। किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, FADH2 से। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यूबिक्विनोन को। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यूबिक्विनोन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हाँ भाई, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, यस, एंड कॉम्प्लेक्स 2। अब तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन देते हैं ऐसा, जिसमें कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 खराब हो गया है, क्या एटीपी बनेगी, बन जाएगी। 2 काम कर रहा है, वो यूबिक्विनोन को दे देगा, ठीक है। पर अगर कॉम्प्लेक्स 3 में गड़बड़ है तो नहीं बनेगी, क्योंकि फिर आगे की मूवमेंट रुक गई। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स 3, यस, क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 3। इनके आगे कॉम्प्लेक्स लिख दो वर्ड, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 आ जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, यस, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर बताओ, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। बेटा नई एनसीईआरटी में उसने यूबिक्विनोन हटा दिया है, ठीक है। पुरानी वाली में लिखा हुआ तो हम अभी लिख ही रहे हैं उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम यूबिक्विनोल, यस, यूबिक्विनोल, ठीक है। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साइटोक्रोम C को, जो कि क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। भाई दोबारा लिखने से आपको याद भी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम C लिख देते हैं, चलो, या कॉम्प्लेक्स 4 लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 क्या नाम है, क्या नाम है उसका, नाम भी तो लिखना है। इसका क्या नाम था, साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, यस। इधर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जल्दी बताओ, कॉम्प्लेक्स 4 क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यस। कोई डाउट है किसी को, नहीं,
इलेक्ट्रॉन कैरियर बताओ, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इसमें 2 कॉपर है, ठीक है, बोलो। हाँ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, ठीक है, कैसा, रिड्यूस्ड, यस, है ना, जिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, आगे, गिव इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, सही है, क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर, कौन सा वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पानी लगातार बन रहा है, मुझे बताना, लगातार माइटोकॉन्ड्रिया में पानी बन रहा है हमारे पास, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पानी के लिए परमेबल नहीं होती तो माइटोकॉन्ड्रिया फट नहीं जाता, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पानी और ऑक्सीजन के लिए आने देती है, ऑक्सीजन बाहर से आती रहती है, पानी बन के बाहर जाता रहता है, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो आपने पढ़ा है ना कि ब्लड, आपने पढ़ा हुआ है कि ब्लड और हमारे पास सेल के बीच में यहां पर एक लिक्विड होता है ECF, ठीक है, क्लियर। तो सेल अपना पानी ये बाहर फेंक देगा, ECF अपना पानी ब्लड में, ब्लड पानी किडनी में, किडनी से बाहर चला जाएगा अगर ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप ठंड के समय में बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं और बॉडी पानी एक्सक्रीट कर रही है तो वो सारे सेल्स का बना हुआ मेटाबॉलिक वाटर है जो स्किन से इवेपोरेट नहीं हुआ, मेरी बात समझते हो, एक तो वो पानी डिक्रीज हो गया, है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर एक्सक्रीट होगा किडनी के, क्लियर है, अरे बोलो, यहां तक ठीक समझ में आ रही है। तो आगे आ जाते हैं अब यहां से हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक बार मैं वो लिख देता हूं आपको, अच्छा एक बार कॉम्प्लेक्स 5 भी लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स 5 कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, यस, कॉम्प्लेक्स 5 क्या नाम है उसका, F0 F1 या ATP सिंथेस, यस, हाँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या करता है, मूव किसको करता है ना, वो मूव करता है किसको, हाँ, प्रोटॉन को कहां से कहां, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, तो मूव H+ कहां से कहां, फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के 2 एक नाम और होते हैं, कौन बताएगा, एक होता है आउटर चैम्बर और एक होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, याद करो, तो एक होता है आउटर चैम्बर, कहां से, टू मैट्रिक्स, यस, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, किसी एक का सीक्वेंस लिख देते हैं, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सीक्वेंस क्या रहेगा, NADH, हाँ भाई, NADH से FMN, FMN से FES, फिर यूबिक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम बी, फिर FES, यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वो सीक्वेंस दे देगा बीच की कोई भी उठा के, जैसे यहां तक की दे दी उसने, और आपसे पूछेगा करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो, समझ पा रहे हो, ये दोनों कौन सा कॉम्प्लेक्स है, 1, ठीक है, ये वाला 3, अरे सेकंड थोड़ी बनाया मैंने, और ये 4, कोई डाउट, ठीक है, 3 बार लिख लिया हमने, अब तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर, बोलो, हमने FAD नहीं लिखा अभी, क्या चीज का सीक्वेंस पहले कौन काम करता है, उसी तरीके, हाँ बेटा, उसका पार्ट है A3 का, कॉपर, कॉपर सेंटर बोले थे ना, तो हाँ, वहां से फिर ऑक्सीजन जा रहा है। NCERT रीड कर बेटा, रीड कर पहले, हाँ हाँ, यहां ब्लॉक करेगा साइनाइड, लिख देता हूं मैं, साइनाइड जो है वो ब्लॉक करेगा, कहां ब्लॉक करेगा, ब्लॉक बिटवीन साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 टू ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन और साइटोक्रोम ए3 के बीच में ब्लॉक करता है। ठीक है, हाँ उसको जाने नहीं देगा। उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होता है, सुनो ध्यान से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रोक दूं, किसके बीच में, साइटोक्रोम ए3 और ऑक्सीजन के बीच में, उससे क्या होगा, सारी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान से देखो। यहां इलेक्ट्रॉन कौन डाल रहा है, एनएडीएच, यस, एनएडीएच क्या डाल रहा है, इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन निकाल रहा है, ऑक्सीजन, सही है। अगर मैं ये ब्लॉक कर दूं तो ये पूरा का पूरा ईटीएस रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं साइनाइड के थ्रू साइटोक्रोम ए3 और ऑक्सीजन के बीच का ब्लॉक कर दो, सुन लो मेरी बात, साइटोक्रोम ए3 और ऑक्सीजन के बीच में ब्लॉक कौन करता है, साइनाइड, ठीक है। उसको ब्लॉक करने से क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन से भरा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, फिर नहीं दे पाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोई ईटीएस का इनिबिटर है, ईटीएस का इनिबिटर मतलब जो ईटीएस को इनिबिट करता है, अगर वो ब्लॉक कर दे साइटोक्रोम ए3 और ऑक्सीजन के बीच में, तो पूरा का पूरा ईटीएस जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस समझ में आता है? ले लेगा। अच्छा, अगर मैं कहीं बीच में ब्लॉक कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यूबिक्विनोन से, या यूबिक्विनोन छोड़ते हैं, हमने ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, साइटोक्रोम सी को ब्लॉक कर दिया, साइटोक्रोम सी को डिस्ट्रॉय कर दिया मान लेते हैं, तो ऊपर वाले रिड्यूस रह जाएंगे, नीचे वाले ऑक्सीडाइज रह जाएंगे। ये समझ में आ रहा है, बोलो भाई। बीच में अगर ब्लॉक कर दोगे तो नीचे वाले का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ऊपर वाले का आया लेकिन आगे गया नहीं। सोच पा रहे हो इस बात को? ठीक है, ऐसे 3-4 इनिबिटर होते हैं, आगे आप कभी फ्यूचर में पढ़ोगे इसे, अभी आपके काम के नहीं है वो। ठीक है, अभी सिर्फ साइनाइड याद कर लो। ठीक है भाई, हाँ कुछ कुछ नहीं, न्यूरॉन्स वगैरह कुछ ब्लॉक करता होगा, कोई इंपॉर्टेंट सेल्स। ठीक है, लिख लिया सबने, नोट करो जल्दी से। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, पर लिखा कहाँ है एनसीईआरटी ने, लिखा डायग्राम में? बेटा बना दिया वो अलग हो, पर इससे पहले वो बनाता नहीं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, कोई दिखता नहीं है इसमें। दिख रहा है? एक बार दूसरी बुक दिखा, थोड़ा साफ दिखे, प्रिंटिंग हाँ इसमें साफ है थोड़ी सी, देखो। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी की भी पायरेसी कर देते हैं। हाँ उसने आयरन सल्फर लिख दिया यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर एफईएस लिख दो, एनसीईआरटी के डायग्राम में इस साल मैंने कभी देखा ही नहीं उसको ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कैरियर एफईएस लिख दो बेटा यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या किया, एनसीईआरटी के डायग्राम में एफईएस डाल दिया। डायग्राम देखो, हाँ उसने डायग्राम में डाल दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर में आयरन होगा, सही है, यस। लिख लिया, लिखो जल्दी से, लिख ले भाई तूने नोट, बैठा बैठा सो रहा है पर यार, क्या हुआ है, हैं? पानी वानी पी आराम से, ना भयानक सोएगा तो कैसे होगा, बगल वाले भी सो जाएंगे तेरे, अलग से दिख रहा है सोते हुए। ऐसा कुछ स्पेशल है आज सो रहा है मेरी क्लास में कि सबकी क्लास में सो जाता है? उल्टा हो रहा है, नींद आनी बंद होनी चाहिए तुम लोग को, और ज्यादा आ रही है ना? क्योंकि रिलैक्स, अभी कोई दिक्कत नहीं, अगले साल देखेंगे। तुम क्या देखोगे, घर जाओ फिर पेरेंट्स देखेंगे तुम्हें। लिखो जल्दी, बना लो जल्दी से, हाउ एटीपी सिंथेसिस बता रहे हैं। लिख लिया बेटा,
लिख लिया? हाँ, सेम है। उसका नाम CF0F1 है, यहाँ पर F0F1 है। वहां C लगा हुआ था, किसी को याद है? C क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज किया हुआ था, याद आया? हाँ, सेम सेम सेम, अभी मैं लिख रहा हूँ वो चीजें। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। यहाँ इसने देखो ना FES लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया है। अब देखो इसने क्या किया है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, FES, यूबिक्विनोन गायब कर दिए यहाँ से, जबकि होना चाहिए, इसका पार्ट होना चाहिए। हाँ मतलब जो भी है, पर हमें क्या करना है, ये 4 प्रोटॉन ये देखने हैं, देखो 4 ये रे, 4 ये रे, 4 ये रे, है ना? सॉरी 2 ये रे, तो 10 हो गए टोटल। हाँ, किसने वीडियो डाल दिया? क्या डाला है? किसका? ETS का? बहुत बढ़िया यार। हाँ, एनिमेटेड वीडियो देखो, तुम पढ़ाई मत करना। चलो कोई नहीं, चलो इधर आ जाओ। अरे एनिमेटेड देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होता है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो। हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर, इधर देखो बच्चे, ध्यान सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर। सबसे पहले हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया। एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हेन NADH ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो कितने H+ इकट्ठा होंगे? कितने टोटल? 10H+। ठीक है, वो मूव करते हैं कहां से कहां? मैट्रिक्स टू कहां पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है ना? और जब कौन डोनेट करेगा? FADH2 ऑक्सीडाइज होगा, 6H+ मूव करेंगे कहां? मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यस, यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, एक में 10 बता रहे हैं, एक में 6 बता रहे हैं। अब दूसरी चीज देखो, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटोन है, प्रोटोन वो कहां से कम वापसी आते हैं? कम बैक थ्रू चैनल। क्या नाम है चैनल का? हाँ, थ्रू चैनल F0। चैनल का नाम F0 है। F0 एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेरी बात समझो ध्यान से। एक ऐसी प्रोटीन है जो ट्रांस मेम्ब्रेन आर पार है। इसका एक और नाम आप इंटीग्रल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल लिख सकते हो। ये रही F0। ये क्या है? F0 है। प्रोटोन आया इधर किसकी वजह से था? इधर प्रोटोन आए थे। अगर NADH रहा होगा तो NADH की वजह से 10 प्रोटोन आए होंगे। यस। कितने मूव कर रहा हूं मैं वापसी? 4। जब मैं 4 मूव कर रहा हूं, 4 प्रोटोन मूव कर रहा हूं, उससे एक ATP बनेगा। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि जब हमारे पास ये 4 प्रोटोन मूव करते हैं तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है। वो एंजाइम क्या करता है? हेड में होता है वो, ADP प्लस PI को कंबाइन करके क्या बना देता है? ATP बना देता है। ये हमारे पास जो हेड होता है ये घूम जाता है इस तरीके से। ये हेड जो होता है ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटोन जब मूव करते हैं तो जो हेड है घूमता है। घूमने को, कोई प्रोटीन अगर घूम रही है उसे कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्फर्मेशनल चेंज। तो क्या होगा कि जब प्रोटोन मूव करता है, व्हेन प्रोटोन मूव करेगा तो क्या होगा बेटा? कन्फर्मेशनल चेंज होगा। क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज अकर। यस और नो? सही है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा? इन F1। यस। उससे क्या हो जाएगा? कौन सी साइट एक्टिव हो जाएगी? कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट क्या होती है? जो ATP बना सकती है, एक्टिव फॉर ATP सिंथेसिस। समझ में आ रहा है ये?
एटीपी सिंथेसिस की क्या एक्टिव हो जाएगी? कैटालिटिक साइट। मतलब यहां पर कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाएगी और एटीपी बन जाएगा। ये क्लियर है? एटीपी यहां बन जाएगा क्योंकि एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? जो उसकी एक्टिव साइट है, जो जहां पर बन सकता है, वो काम करने लगी। कैटालिटिक साइट क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। ये क्लियर है? बोलो। ठीक है। किस कौन घूम जाएगा? ये हेड। इसको क्या बोल रहे हैं? F1 बोल रहे हैं। यस। अब क्या बोल रहे हैं बेटा हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से। एक NADH से हमारे पास 10 H+ मूव किए थे, ठीक है, और 4 H+ का एक ATP है, तो 10 H+ का कितना हो गया? 2.5 ATP, जिसको अप्रोक्स हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3 ATP लिख रहे हैं। किस समझ में आ रहा है? ऐसे एक FADH2 से 6 प्रोटॉन मूव किए थे, तो 4 प्रोटॉन का क्या है? एक ATP, तो क्या हो गया? 6 प्रोटॉन का क्या हो गया? 1.5 ATP, जिसको अप्रोक्स क्या लिख रहे हैं? 2 ATP। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन लास्ट में यूज हुई है, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। एटीपी सिंथेसिस जो हो रही है, उसको नाम क्या देते हैं? याद से करो। एटीपी सिंथेसिस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? अरे नहीं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH हुई है, ऑफ NADH एंड FADH2। उन्होंने एनर्जी दी है ना, सही है? गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, गिव इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। इसमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस यूज हो रही है। यस। यहाँ प्रोटोन इकट्ठा कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये जो प्रोटोन आया है, वो किसकी वजह से आया? ETS की वजह से। यहां पर आप चाहो तो ETS लिख लो। ETS की वजह से यहां पर प्रोटोन आ गए। जब ये प्रोटोन वापसी जा रहे हैं तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? ADP प्लस PI से क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। क्लियर है? बोलो जल्दी। यहां तक समझ में आ रही है बेटा? बनाओ जल्दी, चलो जल्दी करो। है एनसीईआरटी क्या लिखता है? फॉस्फेट दो तरीके का होता है, एक सुन ध्यान से। जो किसी बायोमोलिक्यूल का पार्ट है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट है। लेकिन जो फॉस्फेट अलग से है उसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अलग से मतलब जैसे ये वाला, जो तुम लोग ये वाला पढ़ते हो ना, फॉस्फोरिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, क्योंकि इसका प्रोटॉन हट जाता है तो PO4 3- रह जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नोट कर। है बात करेंगे ना उसमें, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। 3 लिखना बच्चे जल्दी से, उसमें बात करेंगे। अभी अभी जो है उस पर पढ़, जो फायदे में नहीं है अभी उसको डिस्कस करेंगे। लिख लिया? दोबारा बोल। टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का स्टेज बोलते, टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का, नहीं नहीं, एनसीईआरटी ने क्या बोला है? ऑक्सीजन का रोल पूरे प्रोसेस में सिर्फ टर्मिनल स्टेज में लिमिटेड है। तू क्या बोल रहा है? सुन ध्यान से। तू ही बोल रहा है कि टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है, इसका मतलब ऑक्सीजन उतना काम नहीं करता, इस बात का ये मतलब है। मैं क्या बोल रहा हूं? पूरे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है, मतलब सिर्फ लास्ट में आया है। फर्क है ना दोनों बातों में? नहीं नहीं फर्क है? देख क्या, सुन ध्यान से। जो तू लाइन पढ़ रहा है उससे तू मतलब ये निकाल रहा है कि टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है, मतलब आखिरी स्टेज में ऑक्सीजन कम काम कर रही है। मैं ये बोल रहा हूं ऑक्सीजन का काम
सिर्फ टर्मिनल स्टेज में आता है, बाकी जगह यूज नहीं होती है। क्या हमने ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज की? नहीं। क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, नहीं। ऑक्सीजन आई कहां पर? ईटीएस में आई। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कहां से हो गया था? लिंक रिएक्शन से। अगर हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस एरोबिक है एनारोबिक, एनारोबिक, उसमें ऑक्सीजन का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और दोनों तरह के, सारे तरह के ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो स्टार्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल से, पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन का रोल कहां आया? लास्ट में जाके। तो इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखते हैं कि ऑक्सीजन का रोल टर्मिनल स्टेज पर जाकर लिमिटेड, मतलब वहीं पर हो रहा है। ठीक है, और पूछो, पढ़ लो भाई एनसीईआरटी जिन्होंने लिख लिया हो। जल्दी करो। तुम्हारा कुछ पीछे भी है सिलेबस फिजिक्स में, आगे पीछे है दूसरे बैच से? आगे पीछे सिलेबस। इनऑर्गेनिक में क्या चल रहा है अभी? डीएनएफ चल रहा है अभी, वो बचा है, कोऑर्डिनेशन बचा है, पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन है। नहीं, पी ब्लॉक तब छोटा हो गया, पहले बड़ा था, कुछ कट गया ना उसमें, कोऑर्डिनेशन बड़ा है। ऑर्गेनिक में बहुत दिन से चल रहा भाई वो तो। उसके बाद क्या होगा? 12th? नहीं, हाइड्रोकार्बन में 11th खत्म हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में 11th खत्म नहीं हो जाती ऑर्गेनिक? नहीं, कहाँ पहुंचा है? अच्छा, एल्कीन है भी, फिर एल्काइन भी होता है, और फिर हेलो किस में आता है? नेक्स्ट ईयर 12th में। है तुम्हें? ठीक है, तो तभी तो यहाँ बैठा है ना, कंटेंट याद होता तो मेडिकल कॉलेज में बैठा होता। नहीं है? तुझे क्या, बहुत सारे टीचरों को भी याद नहीं है, भूल जाते हैं जाके यूट्यूब पे। वो तो क्या होता है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीछे से कैमरे के पीछे जाके हम क्या बताएं अब तुमसे, यहाँ बोर्ड लगा, यहाँ पे बुक होती है टीचरों के पास। ठीक है, इसलिए पढ़ ले चुपचाप। नहीं नहीं है। अरे तो सर की और हमारी एज में फर्क है भाई, तो इतना समझ ले ध्यान से, है ना। हाँ, हमने हमें हो गया 15 साल, तो फिर हमें याद नहीं हुआ होगा अभी, हमें याद होके भूल के फिर याद हो गया। ठीक है। हाँ, बोलने दो, उससे क्या हो गया बेटा। ठीक है, हमें याद करके भूल गए एक बार, फिर याद हो गया, फिर भूल गए, ऐसे ही चलता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर में कुछ गड़बड़ हुई है, अभी इसमें उन्होंने ठीक से डाटा डिलीट नहीं किया। इनको क्या करना है, नई ईटीएस के अकॉर्डिंग थ्योरी को चेंज करना, वो कर नहीं रहे, तो इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 2.5 को 3 ले रहे हैं। हाँ, जब आप उसमें जाओगे एमबीबीएस में तो वहाँ 2.5 ही है। हाँ, एमबीबीएस की बुक में 2.5 ही है, लेकिन क्या है कि इनको पूरी तरह से सही से चेंज नहीं किया इन्होंने, तो हम लोग ऐसे करा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बस ये याद रखो, 4 प्रोटोन से 1 एटीपी वो चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी में उसने डायग्राम में अभी भी 2 रखा है, यहाँ कहीं 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 4 हो चुका है। ठीक है, नहीं जब प्रिंट होके आएगी उसमें 4 कर देंगे हम। हाँ हाँ, नहीं जब होके आएगी प्रिंट। ठीक है। हाँ, चले आगे, चलो ये बताओ भाई, जल्दी जल्दी। कन्फर्मेशनल चेन समझ में आ रहा है? ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स कोई स्ट्रक्चर किसने खोजा था कोलेजन को? जीएन रामचंद्र। ठीक है, और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नेस्ट अर्नस्ट मेयर। पापियों, अर्नस्ट मेयर।
2004 में अभी। हाँ हाँ, बोल कौन सा क्या मिला है? हाँ, ये सब थोड़ी आएगा, ये नहीं आएगा बेटा। लिख लिया? जो मुझे याद नहीं होता मैं बोल देता हूँ, आएगा नहीं। ठीक है। हाँ, वो आता भी नहीं है असल में। देखो, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भाई, देखें, क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कहाँ एक्यूमुलेट होगा? ल्यूमन में, है ना? यहाँ कहाँ होगा? यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यस। इलेक्ट्रॉन मूव विद द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इलेक्ट्रॉन किसकी एनर्जी से मूव कर रहा है? सनलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? पानी से। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस। यस। देख लो ध्यान से जो मैंने लिखी है बातें। यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव विद द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NADH FADH2। NADH एंड FADH2। यस और नो? ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से। हमारे पास क्या बना था? NADH बना था। यस। और क्या बना था? FADH2 बना था। वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। यस। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, जो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब आप देखो ध्यान से, रेस्पिरेशन में पानी बन रहा है और यहां पानी टूट रहा है। सही है? आपको दिख रहा है? ये अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, पर फर्क समझ में आ रहा है? प्रोटॉन यहां इकट्ठे होंगे, इसमें इसमें कहा होंगे? यहाँ पे, है ना? प्रोटॉन बताया, इसमें यहाँ प्रोटॉन इकट्ठा होंगे और इसमें यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। F0 F1 थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होगा, CF0 यहाँ इनर मेम्ब्रेन पे। यस। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा है जिसमें कॉपर प्रेजेंट हो PS2 PS1 के बीच में? क्लास में प्लास्टो साइनिन, साइनिन बोला था कॉपर होता है। इसमें दो कॉपर सेंटर किसमें? साइटोक्रोम A3 में। याद रहेगा? ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन ये बनेंगे। नोट कर लो, चलो जल्दी। जिनके पास पुराने नोट्स हैं ये नहीं लिखवाया हुआ है। हाँ, ये नहीं होगा। जिनके पास पुराने हैं चेक कर लो, चाहे कितने साल भी पुराना हो। मुझे याद है शायद नहीं लिखवाया था, है लिखाया था? कर तो दिया चेंज, डायग्राम बता तो दिया तुझे, वही याद रखना जो बता दिया बस। तुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखने वहां से। बस है, मैं पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। है तो जा, लिख लिया? चलो जल्दी। जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट।
हो गया? अरे कितना टाइम है? क्या हो गया? समय अभी बेटा तेरा बहुत बचा हुआ है, अभी तुझे, हाँ, ये तो 30-40 साल और जिएगा, हाँ ना। जिस लेवल का पोल्यूशन वगैरह चल रहा है, 30-40 ही बहुत है तुम लोग के लिए। दिल्ली में नहीं, यहाँ AQI कितना है? हाँ, तो यहाँ भी खराब है AQI तो। दिक्कत क्या है? नहीं, बात वो नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ इलेक्शन है वहां कुछ करो, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मुद्दे है ना, पोल्यूशन किसको फर्क पड़ता है? जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे वो रात में आके, वो क्या, मतलब नहीं, बिल्डिंग के लिए कुछ बनाता है ना, मटेरियल मिक्स करता है लाके वो बड़े से प्लॉट में, और रात में पता नहीं क्या वो चलाता रहता है बिल्डिंग बनाने का। हाँ, वो एक कोई वो होती है मशीन। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पटना में फर्क नहीं पड़ता पोल्यूशन का, यहाँ सही है सब। चलो हेडिंग डालो, एम्फीबोलिक पाथवे। यहाँ भी 300 के ऊपर है भाई AQI। हाँ, किसी किसी दिन तो 400 पहुंचा रहता है। हाँ, यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं है, पता ही नहीं है AQI होता क्या है। और दिल्ली की न्यूज देख रहे हैं, दिल्ली में बड़ा पोल्यूशन है यहाँ भी है, एक्चुअल में यहाँ भी है। दिक्कत यह दूसरी जगह देखने में अच्छा लगता है। हाँ नहीं, बढ़िया है, दिल्ली में ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है डेफिनेटली। आ जाओ। अरे कुछ नहीं बहुत ज्यादा, नहीं नहीं बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो, इधर लिख रहे हैं, हेडिंग डालो, एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं। क्या होता है AQI वैसे? एक मिनट रुको, नहीं वो तो फुल फॉर्म है, होता क्या है, क्या चीज पोल्यूशन में? एक मिनट रुको, दिक्कत ये है कुछ पता किसी को कुछ नहीं है, सब AQI पे बात करते हैं। क्या देखना PPM में, क्या देखना क्या है? चार चीजें होती हैं, रुक जा। एक, सल्फर डाइऑक्साइड, सुन लो सारे, अरे सुन तो लो कम से कम, चुप हो जाओ, कुछ नहीं पता तुम्हें, सुनो ध्यान से। दो तरह के तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। एक होता है जिसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर का, एक होता है 2.5 का, और एक होता है अल्ट्रा फाइन सूट। अल्ट्रा फाइन सूट क्या होता है? जब कभी आप बंद कमरे में कोई लैंप वगैरह जलाते हो, तो जो कालिक निकलती है ना, वो लंग्स में और डिप जाती है। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना लंग्स में डिप जाएगा। तो 2.5 ज्यादा नुकसान करेगा 10 के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना लंग्स में जीव डीप जाएगा उतना उसके चांसेस है ब्लड में भी जाने के। ये चीज समझ में आ रही है? तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, 2.5, 10 कितना है एयर में, उसके अलावा SO2 वगैरह देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, और कुछ चीज हम जो चेक करते हैं। ये हर सिटी में कुछ स्टेशन बने होते हैं, जैसे यहाँ मान लो एरिया ले लेते हैं वो, कि 5 स्टेशन मतलब 5 जगह हम चेक करेंगे AQI, ठीक है। और वो लेवल किसका चेक करते हैं? PM2.5 का, PM10 का। प्रॉब्लम ठंड में होती है, क्योंकि वो चीज नीचे बैठने लगती है ठंड के साथ, और वो सब जगह हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, सब जगह इंडस्ट्रीज है। दिल्ली में क्योंकि वहां पे बनता है, हमेशा याद रखो पॉल्यूशन जो है, लोग सोचते हैं कि हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो चीज दिल्ली में बनेगी आपको भी करेगी, पर आप दूर हो उससे। जैसे जहां ब्लास्ट होता है ना, जो पास होता है उसको ज्यादा नुकसान होता है, सेम पोल्यूशन के साथ है। जो उस पोल्यूशन के एरिया में है उसको ज्यादा नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं होगा। सही है? जैसे अगर आप देखो कि कोई कंट्री CO2 ज्यादा बनाती है, सारी कंट्री बैठ के मीटिंग इसलिए करती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सबको नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? तो लड़ाई सबकी है फिर। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि दिल्ली में क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उस वाले एरिया में वो अचानक से इकट्ठा बहुत ज्यादा तेजी से होता है, बन सब जगह रहा है, यहाँ भी बन रहा है। क्लियर? तो AQI जो है वो क्यों इस वक्त देख रहे होते हैं, उसके बहुत सारे रीजन भी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी तो जलाते होंगे वो जो गेहूं का क्या धान का वो, हाँ वो तो यहाँ भी जलाते हैं, यहाँ नहीं जलाते, क्या करते हैं उसको? तो कुछ उगाते नहीं है अभी, गेहूं नहीं लगाते हैं, अच्छा चारा बना लेते हैं। हाँ, वहां पे तो क्या नाम है, उसको जला देते हैं ना। चलो पढ़ते हैं इसमें पंजाब वगैरह में, चलो पढ़े एक बार, हेडिंग डालो, एम्फीबॉलिक पाथवे, ध्यान से सुनेंगे। आप सुनो ध्यान से, आप मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन था, बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ भाई, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन सा था? हाँ, अरे यार ये सब बात ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई चीज पे ध्यान मत रखो, टाइम खराब हो जाता है ऐसे बताने से। ये हम तब करते थे जब हम टॉपिक भूल जाते थे क्लास में जो पढ़ाना है, तो दूसरे टॉपिक पे बात करते थे हम।
है ना। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या है हमारे पास, याद करो। कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है, और प्रोटीन है, फैट है, और ऑर्गेनिक एसिड है। तो हम तीन के लिए पढ़ेंगे। हम किसके लिए पढ़ेंगे, तीन के लिए। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग खाने में तुम लोग स्टार्च खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो। तो चावल रोटी से तुम्हें ग्लूकोज मिलता है, मिल्क से मिलता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और इसके अलावा फ्रूट से मिलता है फ्रक्टोज। तो तीन ही शुगर हैं आपके पास जो काम की है। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। बाकी गैलेक्टोज के लिए हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, भाई फोन ना चला, गैलेक्टोज से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में वो होते हैं। जो लोगों के पास ये एंजाइम नहीं होते, उनको दिक्कत होती है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। वो एक डिजीज भी होती है जिसे हम गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। वो गैलेक्टोज यूज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम किसको होगी, छोटा बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है, उसको जो शुगर मिलती है वो लैक्टोज मिलती है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना हुआ है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है गैलेक्टोज की, क्योंकि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रक्टोज मिल रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और मेरे पास कौन सा हो गया, गैलेक्टोज, वो किस में एंटर करता है, एंटर करता है किस में, ग्लाइकोलिसिस में। ये सारे के सारे एनर्जी बनाने के लिए कहां एंटर करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। कोई एक मिनट कुछ याद आ गया। एक सेकेंड रुक जाओ बस। देखो इधर हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों किस में एंटर करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में। अब देखो ग्लाइकोलिसिस लिखी हुई है। अब हम क्या बात करते हैं, फैट की। इधर देखेंगे सारे बच्चे, फैट जो होता है बेटा, फैट को हम एक और नाम लिखते हैं ट्राइग्लिसराइड। याद है किसी को, अगर किसी को याद हो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसमें बताया था ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड जुड़ते हैं ऐसे, और तीसरे की जगह फॉस्फेट था। अगर मैं यहां भी फैटी एसिड जोड़ दूं तो उसे फैट कहते हैं। समझ में आ रहा है, ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल पे जोड़ने के बाद क्या बनता है, फैट। अब देखो फैट किस में टूटता है, फैट टूटता है एक फैटी एसिड में। यस, फैटी एसिड एनर्जी बनाने के लिए एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब फैटी एसिड एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। क्लियर है, किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, अल्फा बीटा कार्बन होती है ना, बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, और ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज बनती है फैट से, जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कितने कार्बन है, तीन कार्बन। इधर देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर किसी को समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये ग्लिसरॉल होता है, तीन OH ग्रुप है, इसको मुझे शुगर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शुगर की डेफिनेशन है एक से ज्यादा एल्डिहाइड या कीटोन, एक कीटोन या एल्डिहाइड, और साथ में एक से ज्यादा OH। मैं सेंटर वाली कार्बन पर कीटोन बना दूं, शुगर बन गई है। यस, और इस शुगर का नाम है, क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अभी फॉस्फेट नहीं है इस पे। समझ में आ रहा है। तो ग्लिसरॉल का ज्यादा चांसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईहेप में। ठीक है, आप PGL भी बना सकते हो। आप टर्मिनल वाली को एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, शुगर की क्या डेफिनेशन है, एक से ज्यादा OH होने चाहिए, तो यहाँ दो OH है, इसको क्या बना दो, CHO बना दो, तो ये वाली शुगर बन जाएगी फॉस्फेट के बिना। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। सही है। और अगर मैं यहाँ सेंटर में कीटोन कर दूं, डाईहैप वाला बन जाएगा। सही है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए ग्लिसरॉल एनर्जी बनाने के लिए किस में एंटर करेगा, ग्लाइकोलिसिस में, बोलो। तो फैटी एसिड, फैटी एसिड कहां से एनर्जी बना रहा है, प्रोड्यूस एनर्जी कहां से, एनर्जी बाय बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है बेटा, तुम लोगों को
है ना, बर्गर खाने की बहुत आदत है ना, वो चीजें। अब सुन लो ध्यान से, अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो ठीक है, ग्लूकोज से एसिटाइल कोए बना सकते हो, एसिटाइल कोए से वापसी फैटी एसिड भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज जो है वो उसको आप फैट में एक्सेस ग्लूकोज खाओगे तो कहीं ना कहीं जाके वो फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब वो एसिटाइल कोए बनाएगा तो एसिटाइल कोए से ही फैटी एसिड बनता है। ये सब मैं बर्गर क्यों बोल रहा हूँ, वो है तो मैदा आटा ही, स्टार्च है ना, समझ में आ रहा है। तो स्टार्च फाइनली ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करके क्या बनाओगे, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से वापसी क्या बन सकता है, फैटी एसिड। यहां तक समझ में आ रही है। अब आते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स बेटा हमारे पास अमीनो एसिड में टूटते हैं, बिना उसके वो यूज नहीं होंगे, सेल के अंदर बिना उसके वो यूज ही नहीं होते, ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो कई जगह एंटर कर सकते हैं पूरे रेस्पिरेशन में। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज यूज होता है, ग्लूकोज के अलावा हमारे सेल में और भी चीजें यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया है, आपने फास्ट रखा तो 1-2 दिन का ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाएगा। आप और फास्टिंग में हो तो फैट टूटेगा। फैट दो चीजों में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, फैटी एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ रहा है। तीसरी चीज बेटा क्या है, ध्यान सुनेंगे, तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास अब आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटता है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। रीजन क्या हुआ सुने सब लोग, क्या होता है बेटा, प्रोटीन जो है वो एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन में है, मतलब एज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन ने मान लो घर की दीवारें बना रखी हैं, सेल की दीवारें बना रखी हैं, अलग अलग जगह उसका स्ट्रक्चरल रोल है, तो उसको सबसे लास्ट में तोड़ा जाता है। क्योंकि पहले आप क्या खर्चा करो, जो एक्स्ट्रा स्टोर है, समझ में आ रहा है, पहले तो डेली यूज वाला खर्च कर दो, फिर अपना स्टोरेज खर्च कर दो। घर का सामान सबसे लास्ट में बेचोगे ना भाई, समझ में आ रहा है। तो घर का सामान क्या है, प्रोटीन है, उसको सबसे लास्ट में तोड़ना है। तो प्रोटीन जब टूटती है ना, तो वो सबसे ज्यादा पहले प्रोटीन निकालते हैं मसल में से। क्यों, क्योंकि मसल में प्रोटीन बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है। समझ में आ रहा है, मसल का नंबर कम नहीं होता ना, नंबर बढ़ता है। जब बॉडी बिल्डिंग करते तो क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वहां से प्रोटीन निकालो, जब वहां से प्रोटीन निकालोगे तो आदमी अपने आप पतला हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्रोटीन टूटता है किसमें, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कहां कहां जा सकता है, पहले पाइरुवेट में जा सकता है, एसिटाइल कोए में जा सकता है, क्रैब साइकिल में जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक अमीनो एसिड है मेरे पास, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का अगर आप NH2 निकाल दो, ये अमीनो एसिड है, अगर इसका NH2 निकाल दो तो ये OA बन जाता है। अब आप मुझे बताओ OA एनर्जी किस में बनाएगा, क्रैब साइकिल में जाके। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेरे पास एलानिन है, एलानिन एक अमीनो एसिड है, उसका अगर आप NH2 निकाल दो, NH2 निकाल दो तो वो पाइरुवेट में बन जाता है। तो पाइरुवेट वाला फिर यहां एंटर करेगा। समझ में आ रहा है। तो अमीनो एसिड एनर्जी बनाने के लिए, अमीनो एसिड क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी कहां एंटर करके, बाई एंटरिंग, किसमें एंटर कर सकते हैं, इनटू पाइरुवेट, यस, एसिटाइल कोए, यस, एंड क्रैब साइकिल। यहां पर एनर्जी बना सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज का कार्बन C6H12O6 है, ठीक है। 10 ग्लूकोज लिख दोगे तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। उसके हिसाब से जो भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 60 नहीं आएगी तो 50 तो आएगी ना। मान लो अगर आप जोड़ोगे तो बॉन्ड में H2 निकलता है, तो चलो 50 आ गई। अगर मैं फैटी एसिड लिखता हूँ 60 कार्बन का, तो उसमें हाइड्रोजन मान लेते हैं 60-70 लिख दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 होती है, वो COH की होती है। इसका मतलब ये हुआ कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू फैट में, जहां पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन होती है, वो भी COH की। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कम ऑक्सीजन चाहिए एज कंपेयर टू फैट। और आपको पता है कि ऑक्सीजन कहां लगती है, ETS में। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन कहां लगती है, ETS में। होता यह है कि अगर मैं मेजर करूं, फैट एनर्जी ज्यादा बनाता है किसके कंपैरिजन में, ग्लूकोज और प्रोटीन के कंपैरिजन में, अमीनो एसिड के कंपैरिजन में। पर फैट को हम यूज करते क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। किसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फैट की। इसीलिए उसका RQ कम आता है।
डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन है ना, इसलिए उसका क्या आता है, आर क्यू कम आता है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि हमारे पास, नोट में लिख सकता हूं बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है बेटा, फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी देता है, गिव मोर एनर्जी, बट नॉट प्रिफर, प्रिफर क्यों नहीं करते, एज क्या है, इट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, यस, क्योंकि उसमें खुद कम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन वैसे भी कम पड़ती है, आपको पता बड़ी मुश्किल से मिल रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है ना, लंग्स के थ्रू आ रही है, ये चीज क्लियर है। तो फैट कहां का एंटर करेगा, ग्लाइकोलिसिस और एसिटाइल कोए में, सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में, प्रोटीन पाइरुवेट एसिटाइल कोए और क्रैब साइकिल, क्लियर है। आपकी एनसीईआरटी ने एक चीज बोली है कि रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक होता है, एम्फीबॉलिक का क्या मतलब है, हाँ मतलब सुनो ध्यान से, देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, हाँ ग्लूकोज जो होता है, देखो इधर मेरे पास जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में कैसे यूज हो रहा है, कैटाबोलिक की तरह से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे यूज हो रहा है, एनाबोलिक की तरह, क्योंकि हम ग्लूकोज बना रहे हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सुनो सुनो, जैसे मान लो आपके पास ये रोड है, इधर ध्यान दो, ये रोड है, ठीक है, आप इस रोड से जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, दोनों तरह की चीजें कर सकते हो, तो ये रोड का मतलब है रेस्पिरेटरी पाथवे, आप इसको चीजें तोड़ने के लिए यूज कर सकते हो, चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक होते हैं, पाथवे मतलब रास्ता, एम्फीबॉलिक है दोनों तरफ, पर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये पाथवे जाने के लिए यूज होता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे एक रास्ता है दोनों तरफ यूज हो सकता है, पर आप उसे जाने के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे ही रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, एम्फीबॉलिक है, बट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है कैटाबोलिक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, प्रोसेस इज क्या है, कैटाबोलिक, यहां तक कोई डाउट है, चलिए बता दो, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जो हमारे पास क्या पाथवे एम्फीबॉलिक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, कैटाबोलिक, एक बार लिख लो जरा पिछले वाली स्लाइड, जल्दी नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, लिख लोगे बेटा, कल इसमें थोड़ा सा बचा करा के आपको कल ही चालू करेंगे वो प्लांट ग्रोथ, ठीक है, हाँ कल ही कर देंगे उसको स्टार्ट, छोटा सा उसमें कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, ग्रोथ ग्रोथ पढ़ाना, ठीक है, मेन टॉपिक उसमें क्या है, हमारे पास हॉर्मोन्स है, ठीक है ना। आप लोग कब दिखा रहे हैं मुझे वो असाइनमेंट, थर्सडे, थर्सडे को दिखा रहे हैं डोपा प्राइम या टेस्ट, दोनों दिखा तो बढ़िया है, फ्राइडे को डोपा प्राइम दिखा रहे हो और टेस्ट कल थर्सडे, हाँ भाई, टेस्ट कल दिखा पाएंगे, जो कल दिखा दे कल दिखा दो, परसों मैक्सिमम, परसों मैक्सिमम दिखा दो, ठीक है, हाँ हाँ बेटा बोल,
एंट्री वॉल्यूबल है। इक्विलिब्रियम सुना है तुमने? ये दोनों डायरेक्शन में चलता